हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें भी हो जाएं एक बार। आज जब मैं मॉर्निंग में उठा तो एक गाना सुना और वो गाना इतना इंस्पायर किया तो सोचा कि आपसे भी वो शेयर करूं। क्योंकि देखिए, ये जो प्रिपरेशन फेज होता है ना, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष वाला होता है, यानी कि स्ट्रगलिंग होता है। इसमें कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको बहुत डाउन फील होगा और बहुत बार अप फील होगा। तो डाउन जब फील हो तो आपको घबराना नहीं है, और जब अप फील हो तो इतराना नहीं है, क्योंकि अप और डाउन ये दोनों आएंगे ही आएंगे। यकीन मानिए 100% आएंगे और हर कोई फेस करता है। तो उस वक्त संभालना है और आगे बढ़ना है। तो एक छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे ये टॉपिक। वो गाना ये था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सबके साथ बढ़िया हो, सब सुखी रहें, अच्छे से रहें यार, यही भगवान से प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है ना, वो हम पढ़ेंगे 1707 के बाद। ठीक है, पिछले वीडियो में कहा था, देखा था हमने कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1707 से लेके 1764 तक ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो फेज़ है ना, इसमें टर्मोइल्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फॉर्मली वो एक मोनोपोली एस्टेब्लिश करता है पूरे इंडिया पे। तो 1707 इस पूरे को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला हमारा होगा 1707 से लेकर 1757 तक पढ़ेंगे, और दूसरा इवेंट हमारा होगा 1764 का, बैटल ऑफ बक्सर का। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है बिहार पर्सपेक्टिव से, जो बिहार से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, 1707 में जब हमारा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह वन आते हैं थ्रोन पे, दिल्ली की गद्दी पे आते हैं। और वो जब आते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि वो अपने बेटे को इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में वो गवर्नर नियुक्त करते हैं, डेप्यूटी। उनका नाम था अजीमुस शान। ठीक है, याद रखिएगा, अजीमुस शान। अब इसमें क्या होता है कि 1707 से लेकर 1712 तक तो ये हो जाते हैं। फिर उनके उत्तराधिकारी आते हैं जहांगीर शाह, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो फॉर्मली क्या होता है, उसके बाद आते हैं फारूक सियार। अब फारूक सियार 1713 से 1719 तक रहते हैं। अब इनके काल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वाइल स्टेइंग इन पटना में रहते हुए वो दिल्ली का अपना जो हेड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह इंपॉर्टेंट थे जो अजीमुस शान को इंट्रोड्यूस करते हैं बिहार में गवर्नर के रूप में। उसके बाद फारूक सियार के बारे में दो चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि ये जो है ना अपना कैपिटल, जो उसके पहले क्या ना, फारूक सियार के पहले तक कैपिटल था ढाका। यहाँ पे ढाका क्या है, बांग्लादेश में। तो फारूक सियार जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद, यहाँ पे है मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद बंगाल में अपने कैपिटल को है वो ट्रांसफ़र करते हैं। याद रखिएगा, पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये था कि इन्होंने दीवानी राइट्स दिया, किसको, अंग्रेज़ों को। बिहार, यानी कि ये हो गया आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों प्रोविंसेस का दीवानी राइट्स दिया, यानी कि टैक्स कलेक्शन का पूरा छूट दिया। तो ये दो इवेंट्स याद रखिएगा फारूक सियार के टाइम में। ठीक है। अब ये जो मुर्शिदाबाद कैपिटल है ना, ये फारूक सियार के टाइम से लेके और बैटल ऑफ बक्सर है ना, बैटल ऑफ बक्सर 1760 हमारा देखेंगे इसमें आगे, जब मीर कासिम आता है। तो देखिए 40 से 45 साल तक मुर्शिदाबाद ही हमारा कैपिटल रहता है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि ये दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, किसके लिए, फारूक सियार के टाइम में। अब फारूक सियार ये दोनों हमारे मेन रूलर्स हो गए जिनके टाइम में कुछ इवेंट्स हुए थे। बाद में और भी कुछ आते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक अलीवर्दी खान जो है ना, जब 1740 में बैटल ऑफ घारिया होता है, बैटल ऑफ घारिया। इस बैटल ऑफ घारिया में अलीवर्दी खान सरफराज खान जो है ना, सरफराज खान को हराता है। तो बैटल ऑफ घारिया यानी कि 1740 में अलीवर्दी खान बिहार का बनता है गवर्नर। अब इस बिहार के गवर्नर बनने के बाद, उस सरफराज खान को हराने के बाद, साथ ही साथ वो क्या करता है, और जो अलग अलग प्रोविंस थे ना, उनको भी वो अपने अंडर ले लेता है और एक गवर्नरशिप में लाता है। यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों का जो है वो गवर्नर बन जाता है अलीवर्दी खान। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अलीवर्दी खान के समय जब वो आया तो फॉर्मली ये हुआ कि जो पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक कंबाइन हमारा हो गया और एक कंबाइन गवर्नरशिप चलना शुरू हो गया। तो अलीवर्दी खान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
साथ ही साथ एक पॉइंट और रह गया है कि अलीवर्दी खान के पहले अगर हम बात करें कि मुगल्स के अपने, मुगल जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं तो मुगल जो हैं अपने अलग अलग गवर्नर को अपॉइंट करते थे बिहार के लिए। तो जो लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर थे ना वो फ़खरुद्दौला था। देखिए याद रखिएगा कहाँ गया, फ़खरुद्दौला, ये याद रखिएगा, लास्ट मुगल इंडिपेंडेंट रूलर। इसके बाद क्या हो गया कि जो गवर्नर आएंगे ना उनका मुगल से कोई लेना देना था नहीं, वो उनकी बातों को मानते ही नहीं थे अपना, क्योंकि वो वीक थे ना, ये लेटर मुगल्स हैं, ये वीक हैं, इनका उतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पावर नहीं जैसे औरंगजेब का था, शाहजहाँ, जहांगीर वगैरह का था। तो इसलिए तो अलीवर्दी खान हमने देख लिया। बैटल ऑफ घरिया याद रखिएगा 1714 में हुआ था बैटल ऑफ घरिया। इस बैटल ऑफ घरिया में उन्होंने सरफराज खान को हरा दिया और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नरशिप ले लिया। सब चीज़ ठीक चला। 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान रहे। अब 1756 में क्या होता, अलीवर्दी खान के मौत के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जब आते हैं तो उनके टाइम में क्या हुआ, दीवान, अब चूँकि एक चीज़ याद रखिएगा 1717 में या 1713 से लेकर 19 तक जब फारूक शाह दीवानी का राइट्स दिया तो यहाँ से लेकर 1756 तक जो हमारे अंग्रेज है ना वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे दीवानी राइट्स का। जो दस्तक फरमान इशू किया था किसने, फारूक शाह ने, और उस फरमान के तहत दस्तक यानी कि फ्री पासेज इंट्रोड्यूस करते थे कौन, ब्रिटिश, किसके लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के सेल्स एंड कंजप्शन के लिए। तो उस दस्तक के मिसयूज़ के कारण सिराजुद्दौला के और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई होता है। तो जब हमारा अलीवर्दी खान की डेथ होती है, बिहार का जो गवर्नर था, तो उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। अब इस सिराजुद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव उस समय थे मेजर जनरल, ब्रिटिश कंपनी के हेड थे, मेजर कौन थे, हेड मिलिट्री के, और रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला इन दोनों के बीच पलासी में एक लड़ाई होता है। पलासी कहाँ है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में इधर। तो पलासी में लड़ाई होता है। तो इसी जो लड़ाई को हम, जो पलासी में हो रहा है, इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। इस बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों लड़ते हैं और ये सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अब जीतने के कारण होता क्या है कि इस पूरे बंगाल प्रोविंस में रॉबर्ट क्लाइव का अपना हो जाता है रूल। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि बैटल ऑफ पलासी के कारण अंग्रेज जो है वो बंगाल को अपने अंडर ले लिए। अब उनका निगाह किस पे था, अब उनका निगाह था बिहार और उड़ीसा पे कि इसको कैसे लिया जाए, क्योंकि बिहार के सेंटर था अवध और अवध से कुछ दूरी पे था यहाँ आपको हो गया दिल्ली। तो इनका भी कुछ फोर्सेस था जो हम इनको अटैक करते थे, कभी रिटेलिएट करते थे, तो इसको कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो इसी का जो कंसिक्वेंस आके आता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर में। तो अभी फिलहाल के देखिए, जब बैटल ऑफ पलासी हो गया तो इसमें होता ये है कि मीर जाफ़र को अंग्रेज जो है बनाते हैं फिलहाल डेप्यूटी यानी गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन मीर जाफ़र जो है ना वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, ही वॉज नॉट अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ही मतलब अयोग्य था। तो उसमें होता क्या है कि मीर जाफ़र का बेटा था मीर कासिम, ये सन इन लॉ था मीर कासिम। तो मीर कासिम को बनाता है गवर्नर, कहाँ का, बंगाल का। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मीर जाफ़र और मीर कासिम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कौन पहले कौन बाद में। तो याद रखिएगा, मैंने आपको मौर्य काल में बताया था लिटरेरी सोर्सेज में कि अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स, हमें याद कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया था कि हमारा फाहिन, हिंदसंग, आयत सिंह वगैरह आए थे। हमें कैसे पता कि फाहिन पहले आई थी कि बाद में आई थी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप चलोगे ना तो उसमें जैसे ABCDEFGHI, तो पहले F आता है यानी कि फाहिन पहले आई थी, फिर F के बाद G और फिर H आता है, H बाद में आया तो हिंदसंग, फिर I आता है। तो ऐसे आप याद रखिए। वैसे ही यहाँ पे J है और यहाँ पे Q है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में J पहले आता है या Q बाद में आता है। तो मीर जाफ़र पहले आया था और मीर कासिम बाद में आया था। अब ये मीर कासिम जो है ना 1760 से लेकर 1764 तक बिहार ये पूरा गवर्नर उसको रूल करता है, बंगाल को वो रूल करता है। अब ये रूल करने के बाद ये बड़ा होशियार था, बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। तो ये क्या करता है कि ये देखता है कि अंग्रेज़ों से लड़ना पॉसिबल नहीं है मुर्शिदाबाद में रह के। यहाँ जो था ना कैपिटल मुर्शिदाबाद, यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत था कि सही से, हालांकि वो मेजर इकोनॉमिक सेंटर था लेकिन वहाँ पे इजीली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में अंग्रेज़ों का अपना कैंप था, वहाँ पे एक उनका पावर सेंटर था, तो पावर सेंटर के पास रह के कैसे विद्रोह कर सकते हैं। तो वो अपना कैपिटल शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो याद रखिएगा, दो जगह कैपिटल शिफ्टिंग होता है। पहला होता है आपका ढाका से मुर्शिदाबाद, जो फारूक सियार करता है, और दूसरी बात मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये कौन करता है, ये करता है आपका मीर कासिम। और जब मुंगेर यहाँ पे करता है तो मुंगेर, अब देखिए मुंगेर के बारे में, मुंगेर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। अगर आप बिहार की बात करोगे ना तो ये जो साउथ बिहार है, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो है बेसिकली हमारा झारखंड से जुड़ा हुआ है, और हमें पता है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, तो उसके कारण यहाँ पे भी कुछ मिनरल रिसोर्सेज हमारे मिलते हैं। जो ये इलाका है ना, जमुई, बांका, नवादा, मुंगेर, इधर ये वाला इलाका, तो मुंगेर वो ट्रांसफर शिफ्ट किया। अब मुंगेर जो है ना, वहाँ पे स्किल्ड लेबर बहुत मिलते हैं, जिनको आयरन, लोहा के हथियारों पे काम करने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था। तो यहाँ पे उन्होंने गन फैक्ट्री लगाया मुंगेर में। मीर कासिम ने मुंगेर में गन फैक्ट्री बनाया। गन फैक्ट्री याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट रूलर था जिसने मुंगेर में गन फैक्ट्री बनाया। अब वो गन फैक्ट्री क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पे गोला बारूद बनाने के लिए और आयरन ओर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते थे वहाँ। और एक रिसोर्स होता है साल्ट पीटर, जिसे हम कहते हैं सोरा। और ये जो है ना साल्ट पीटर, ये गन पाउडर नहीं कि बारूद का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जो इजीली मिलता था पटना और छपरा से। ठीक है, तो इस साल्ट पीटर हो गया प्लस और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर्स हो गया, इसके कारण इसने मुंगेर में फैक्ट्री बना दिया। अब जब ये फैक्ट्री यहाँ बनाता है मुंगेर में, तो अंग्रेज को देखता है कि भैया ये तो विद्रोह करने की तैयारी में लगा हुआ है मीर कासिम जो है अंग्रेजों के विद्रोह में लगा हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे दो मेजर होते हैं, मेजर एडम और मेजर नॉक्स। मेजर एडम और मेजर नॉक्स, ये जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं कि मुंगेर और पटना को फिर कैप्चर कर लेते हैं। मुंगेर और पटना को कैप्चर कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ कैप्चर करते हैं, तो ये जो मीर कासिम है ना, मीर कासिम ये भागता है कहाँ? ये भागता है इधर, यहाँ पे है अवध, यहाँ पे है अवध और यहाँ पे है दिल्ली। या अवध के थे राजा आपको सुजाउद्दौला नवाब था वहाँ का, और दिल्ली में कौन थे? शाह आलम II। याद रखिएगा, जब मेजर एडम और मेजर नॉक्स जब इस एरिया को कवर करते हैं, वो यानी कि इस एरिया को, मुंगेर और पटना को जब वो कैप्चर करते हैं, तो वो भाग गया और इन दोनों को रिक्वेस्ट करता है, सुजाउद्दौला को और शाह आलम को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा साथ दो, अंग्रेज आ रहे हैं, उनसे लड़ना है। तो ये दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद इन दोनों को साथ लेके इधर बढ़ता है, और तब तक मेजर एडम और नॉक्स ये बदल जाते हैं। और उस समय कौन था है, वो मिलिट्री का हेड कौन बन जाता है? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो भी पटना से आगे निकलता है, यहाँ पहुँचता है बक्सर, और ये लोग भी इधर से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? बक्सर। तो यहीं जो बक्सर मीटिंग पॉइंट हो जाता है, 1764 में मीटिंग पॉइंट होता है बक्सर। अब इसी बक्सर में यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होता है, यानी कि इधर 3 लोग और इधर हेक्टर मुनरो बस 1 लोग, तो 3 in 1 लड़ाई होता है और हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। याद रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर यही होता है हमारा, 1764 में होता है ये। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये हमारा हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, उसके 1 साल के बाद हमारे रॉबर्ट क्लाइव, अब देखिए इसमें एक चीज़ और, 1760 तक हमारे रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो चले जाते हैं इंग्लैंड, और फिर 1765 में रिटर्न करते हैं। 1765 में इंग्लैंड से रिटर्न करते हैं। तो इस बीच रहा कौन? तो वेनेस्टार्ट था, वेनेस्टार्ट। 1760 से 1765 तक वेनेस्टार्ट था, याद रखिएगा वेनेस्टार्ट, एक वहाँ के थे वेनेस्टार्ट। ठीक है, वेनेस्टार्ट। तो वेनेस्टार्ट चले गए, दोबारा आए कौन? दोबारा आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो 1765 में जो है ना, 1765 में एक ट्रीटी होता है, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सर देखिए, बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों हार गए ना, ये तीनों हार गए। जीता कौन? हेक्टर मुनरो, यानी कि इंग्लिश जीत गए। और उस समय फिर रिटर्न करते हैं रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से। तो 1765 में शाह आलम के साथ वो एक ट्रीटी करते हैं, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765। किसके बीच हुआ था? शाह आलम II और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब इन दोनों के बीच जब होता है ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उस ट्रीटी का, वो याद रखिएगा। शाह आलम को 2 चीज़ें दिया जाता है, एक तो कारा और इलाहाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन की आप देखो, प्लस 26 लाख उनको एनुअली दिया जाए। शाह आलम को प्रॉमिस किया गया कि आपको 26 लाख रुपए एनुअली दिया जाएगा। दूसरा, अवध था ना, अवध, ये इलाका, अवध का इलाका, ये इलाका सुजाउद्दौला को अपने दे दिया गया कि भैया तुम संभालो उसको, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तुम देखो। और तीसरा ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी का राइट मिल गया। दीवानी का राइट मिल गया कहाँ कहाँ के लिए? तो आपको मिल गया बिहार के लिए, बंगाल के लिए और उड़ीसा के लिए, इन तीनों के लिए। तो याद रखिएगा, दीवानी राइट्स 2 जगह आता है। एक तो 1717 में फरमान के द्वारा हुआ था, जो दस्तक करने का मौका मिल गया इनको अंग्रेज़ों को फारूक सियार के टाइम में 1717 में। और दूसरा दीवानी राइट इस ट्रीटी के था, ट्रीटी के बाद 1765 की ट्रीटी के बाद मिला था इनको। ठीक है ना। अब ये जब इनको मिल गया, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, और ध्यान दीजिएगा, जब इनको दीवानी का राइट मिल गया ना भाई बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए, यानी कि लैंड रेवेन्यू या फिर और भी टैक्स कलेक्शन हो गया, सेल्स एंड गुड्स का कंजप्शन हो गया, या उसके बाद जो भी सेल करने के या फिर ट्रेड करके जो भी मुनाफा मिलता है, उसका राइट्स इनको मिल गया, दीवानी राइट्स मिल गया। अब इसमें होता ये है कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद
एडमिनिस्ट्रेशन था ना, यानी कि सिविल क्रिमिनल जस्टिस वगैरह, वो पार्ट दे दिया गया नवाब लोग को, और जो खुद टैक्स यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा चीज़ है, जो पैसे से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो रख लिया इंग्लिश। तो इस दोनों सिस्टम को हम बोलते हैं डिबल गवर्नेंस। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि डिबल गवर्नेंस किसने स्टार्ट किया था, तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। क्यों? क्योंकि टैक्स वो खुद देख रहे हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है वो नवाब लोग को दे दिए हैं हेड़क से दूर रहने के लिए। लेकिन ये इनके लिए काल साबित हो गया। काल कैसे साबित हो गया? देखिए फिलहाल एक पॉइंट याद रखिएगा कि डिबल गवर्नेंस या डायरकी किसने लाया था, और रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। एग्जाम में पूछता है। हालांकि 1765 में लाए थे डायरकी, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं गवर्नर जनरल, वो जो है इसको हटा देंगे, डायरकी को हटा देंगे। क्यों हटाते हैं? देखिए 1765 में कर दिया ना, तो 5 साल तक ये पूरा अपना मनमानी करते हैं, ये लोग मजा करते हैं। और 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा एक फेमिन आता है, अकाल यानी कि सूखा या फिर बहुत ज़्यादा भुखमरी आता है। उस कारण भी, उस ड्यूरेशन में भी जो इंग्लिश ऑफिशियल्स हैं ना कंपनी के, वो बहुत मज़ा लूटते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब नतीजा ये होता है कि टैक्स तो उनको मिलता है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा टैक्स घट जाता है, क्योंकि लोग मर गए हैं, लोग के पास कुछ है ही नहीं, टैक्स कर देंगे, तो बैंकरप्सी की हालत होती है। तो ये जो इंग्लिश ऑफिशियल है वो जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भैया मदद करो। तो गवर्नमेंट फिर देखती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वो क्या करते हैं कि रूल बनाना शुरू करते हैं, कि फ्रेमवर्क बनाना शुरू करते हैं कि आज के बाद कंपनी जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स के तहत ही गवर्न करेंगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है ना। अब उस रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के काम काज को गवर्न किया जाएगा, एक काउंसिल बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल वो काउंसिल को असिस्ट करे, काउंसिल जो है वो गवर्नर को असिस्ट करेगा। और भी अलग अलग टैक्स सिस्टम्स लाए जाते हैं, रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। लेकिन चूंकि 1773 का जो था वो इमीडिएट था, उस फैमिन को टैकल करने के लिए और इरेगुलरिटी को हैंडल करने के लिए था, ये उतना इफेक्टिव नहीं था। तो 1784 में क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि 1773 के इवेंट को या फिर उसमें जो फ्लॉज थे, कमी थी, उसको करेक्ट करता है। तो वो बात की चीज़ है। फिलहाल के इतना याद रखिए कि डायरकी हमारा 1765 में आया था और 1772 में जो वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, तो इस रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डायरकी जो लाया गया था इसको एबोलिश करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए 1765 की बात ये हो गई। अब जब है कि हमारा दिल्ली और अवध और बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये हमारा हो गया, ये जब हमारा स्ट्रॉन्ग है, चल रहे हैं, चलने ठीक है बात है। उसी वक्त आपको और पिछले वीडियो में बताया था कि इधर मराठा जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, अब ये जो मूव कर रहे थे हमारा सेंट्रल इंडिया से होते हुए ईस्टर्न इंडिया तक इनका प्लान था, तो ये मराठा जो है इधर थ्रेट नहीं पहुंचाएं या हमारा नुकसान न कर दें, उसके लिए इन्होंने एक छपरा में, रॉबर्ट क्लाइव ने छपरा में एक मीटिंग किया था 1766, यानी कि एक साल 1765 की ट्रीटी के एक साल के बाद 1766 में, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने 3 4 लोगों के साथ, उसमें मेन थे सुजाउद्दौला प्लस जाट राजा थे और भी 1-2 रूलर थे, उनके साथ मिलकर एक मीटिंग करता है। तो 1766 में याद रखिएगा कि एक एग्जाम में पूछता है कि चूँकि ये मीटिंग बिहार में छपरा में हुआ, छपरा कहाँ है? ये है, ठीक है, ये है सारण, ये हो गया। तो छपरा में मीटिंग हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा पूछ सकता है एग्जाम में कि 1766 का जो मीटिंग हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वो कहाँ हुआ था, या छपरा में जो मीटिंग हुआ था वो किन के बीच हुआ था? तो वो छपरा में हुआ था। किस लिए हुआ था? फॉर म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट द मराठा एग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए ये जब पूरा हो जाएगा ना, तो यहाँ से फॉर्मली हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों के कारण बंगाल और उड़ीसा और बिहार ये तीनों मिल गए जो बड़े प्रोविंस थे, और फॉर्मली हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का एक मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गया, एक ब्रिटिश रूल फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गया इंडिया में। इसलिए ये दोनों लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इसके बाद हमारा देखेंगे अलग अलग जो एक्ट आता है वो सब आता है, लेकिन एक्ट्स वगैरह हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा ना, वो आएगा कि इस ब्रिटिश मोनोपोली के इस्टेब्लिशमेंट के बाद इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसके कारण बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, उनके राइट्स का हनन यानी कि उनका एक्सप्लॉटेशन होता है। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना, वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं अलग अलग बिहार, झारखंड और उड़ीसा के रीजन में। तो हम वो देखेंगे। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ 1707 से लेके यहाँ ये, और बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो पूछेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं कमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।